हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। चलिए चल जानते हैं सबसे पहले विकासशील अर्थव्यवस्था के विषय में। क्या है देश कौन कौन से हैं। और साथ ही साथ विशेषता क्या है। क्या कहने का मतलब है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, देश कौन कौन से, विशेषता क्या है। जैसे कि हमारी जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, सब पहले मन में प्रश्न उठता है, उभरना लाजमी है कि पहले विकासशील अर्थव्यवस्था का मानक क्या है, कैसे जाने कोई विकासशील अर्थव्यवस्था क्या है, उसके देश कौन कौन से हैं, विशेषता क्या है। चलिए सबसे पहले क्या है जानते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था एक ऐसा अर्थव्यवस्था वाला देश होता है जहां पर आर्थिक समृद्धि को हासिल करने के लिए प्रयास किया जाता है। कहने क्या मतलब है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहां पर आर्थिक समृद्धि को आर्थिक समृद्धि को पाने का प्रयास किया जाता है। अब इसके मतलब क्या जानेंगे, आर्थिक समृद्धि क्या है। आर्थिक समृद्धि से आशय होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो हमारी जीडीपी होती है, जैसे कि वस्तुएं सेवाओं का जो उत्पादन हो रहा है उसका वास्तविक उत्पादन क्या है। अर्थात आर्थिक समृद्धि एक ऐसा विषय है, इसमें जाना जाता है कि इसमें मात्रात्मक परिवर्तन देखा जाता है। जैसे हमारी जीडीपी जो है 5% की दर से बढ़ रही है, 8% की दर से बढ़ रही है, ये क्या होती है, आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, यानी मात्रात्मक परिवर्तन हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति है वस्तुओं का कितना उपभोग कर रहा है, कितना वितरण कर रहा है, कितना विनिमय कर रहा है, किसको दर्शाता है, आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है। यानी वस्तुओं, आर्थिक समृद्धि क्या है, जहां पर वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन का वास्तविक आय से तुलना किया जाता है। कहने का क्या मतलब है, आर्थिक समृद्धि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि रिपोर्ट आती है, सरकारी रिपोर्ट आती है, पीआईबी रिपोर्ट, उसमें दर्शाया जाता है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन इस वर्ष हमने किया। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हमने मान लीजिए 10 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया। अब 10 कुंटल के अगर हम गेहूं का उत्पादन किए हैं तो अगर उसका हम एमएसपी करें, मान लीजिए सरकार ने उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य किया 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, तो लेकिन ये हम करें उत्पादन को वास्तविक आय से तुलना की, लेकिन वास्तविक आय जो होता है किसानों का हाथ में क्या आता है, बिचौलियों को मात्र 0 रुपए आता है। तो यही कहा जाता है हम आर्थिक समृद्धि को पाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आर्थिक समृद्धि से मान लीजिए ऐसा भी नहीं, अगर हमारी जीडीपी बढ़ रही है और कोई व्यक्ति बेरोजगार है तब इसे हम आर्थिक समृद्धि नहीं कह सकते हैं। आर्थिक समृद्धि एक ऐसी स्थिति होती है जहां सब बेरोजगारी ना हो, कुपोषण ना हो, शिक्षित हों और साथ ही साथ मूलभूत आधारभूत ढांचाएं हों और तकनीकी कौशल से प्राथमिक क्षेत्र के जो संसाधन है उनका दोहन कर रहे हैं, ये सब सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और इसके अलावा साथ ही साथ यह भी हम जानने का प्रयास करते हैं, सर्वप्रथम ये भी मन में प्रश्न, समृद्धि क्या होती है। समृद्धि मतलब होता है समाज के
अनुरूप होने वाली वृद्धि को समृद्धि कहते हैं। समृद्धि, तो आर्थिक समृद्धि जो वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है, तो उसके उत्पादन जैसे कि वास्तविक रूप से कितना उत्पादन हो, काल्पनिक रूप से नहीं। देखो लफाजी मारने से कोई मतलब नहीं है, वास्तविक रूप से कितना उत्पादन हुआ हमें वो चाहिए डाटा। आर्थिक समृद्धि ये बोलती है। अब एक कई कई बार ऐसा होता है, अपनी देश की छवि को अच्छा दिखाने के लिए सरकारें क्या करती हैं, तो दिखा देंगी आर्थिक समृद्धि जो है 8% की रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो 4% की रफ्तार से बढ़ रही है। ये दो मुंह वाली बात होती है। किसी संयुक्त राष्ट्र के पटल पर, विश्व पटल पर कुछ दूसरी बात, और देश में व्यवस्थाएं कुछ दूसरी बात। फिर व्यवस्थाओं का ऐसा लगता है भाई जब आपके यहाँ आर्थिक समृद्धि इतनी है तो आपके यहाँ बेरोजगारी क्यों है? आप ही प्रश्न को उत्तर दीजिए, बेरोजगारी क्यों है? आपके यहाँ क्यों धर्म सांप्रदायिकता है? धर्म के नाम पे क्या है आर्थिक समृद्धि? समाज में भी परिवर्तन होना चाहिए, मात्रात्मक रूप से परिवर्तन होना चाहिए। ये सब विषय हम जानते हैं। और हम इसके बाद जानते हैं कि कौन कौन सी कंट्री है यार। हाँ, एक और प्रमुख बात, जैसे कि जो संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र ने, विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक जो है हमारा, वर्ल्ड बैंक ने जो डेवलपिंग इकोनॉमी है, इसको दो भागों में डिवाइड किया है। पहले नंबर में किया है क्या, निम्न मध्यम आय वाला देश, और दूसरा उच्च मध्यम आय वाला देश। जैसे कि मतलब निम्न मध्यम आय वाला देश, वर्ल्ड बैंक ने कहा निम्न मध्यम वाला आय वाला देश वही माने जाएगा जिसका जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या नाम है, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय आय $1036 से लेकर के 4,255 डॉलर के बीच में हो। यानी कहने क्या मतलब है, निम्न मध्यम आय वाला देश प्रति व्यक्ति जिसकी सकल राष्ट्रीय आय $1036 से लेकर के $4,255 के बीच में हो। अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत जो है हमारा राष्ट्र है, निम्न मध्यम आय वाले देश की सूची में आएगा इस दृष्टि वर्ल्ड बैंक के अनुसार। और दूसरे नंबर पर उच्च मध्यम आय वाला देश, उच्च मध्यम वाले ये आएंगे जिनका प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $4,255 से लेकर के $12,235 के बीच में हो। यानी कहने क्या मतलब है, कहने के मतलब है जो निम्न मध्यम आय वाले देश होंगे उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितना होना चाहिए, $1036 से लेकर $4,255 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जो उच्च मध्यम आय वाले देश होंगे उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $4,255 से लेकर $12,235 होना चाहिए। उच्च मध्यम आय वाले देश में हमारा चीन देश आता है। लेकिन चीन जो है अपने आप को बोलते हैं संक्रमणशील अर्थव्यवस्था है। आपने ये भी जान लिया, क्योंकि जो भारत की स्थिति है तो आपको जान ही कि हमारा भारत देश कैसा है, विकासशील है लेकिन निम्न मध्यम आय वाला देश है। अब इसके अलावा हमें जानते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देश कौन कौन से हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था वाले कंट्री, आपके देश है, आपका भारत है, ब्राजील है, और आपका साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका है, और ब्राजील है।
ये सब आपके कौन आते हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी यानी कौन कौन से देश हो गए हमारे विकासशील वाले में, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, ये सब हमारे, ब्राजील नहीं, चीन, चीन को भी डाल दें तो ब्राजील 2 बार हो गया, चीन है। चीन लेकिन अपने आप को बोलता है संक्रमणशील अर्थव्यवस्था वाला देश। यानी संक्रमणशील, अभी आपको बताते हैं क्या होता है संक्रमणशील अर्थव्यवस्था। आपको बता दे, संक्रमणशील एक ऐसी अवस्था होती है, जैसे कि मान लीजिए ये दो है वेन आरेख, मान लीजिए एक ये है गोला है, ये है क्या है विकसित देशों का है, ये है विकसित देश, ये अविकसित देश। अविकसित देश क्या होता है, जो इसके बीच की स्थिति होती है संक्रमणशील बोलते हैं। चीन अपने आप को मानता है कि न हम विकसित हैं, न हम क्या नाम है विकासशील हैं, हम इसके बीच की अवस्था वाले हैं। चीन अपने आप को ये मानता है संक्रमणशील। लेकिन वैसे चीन देखा जाए तो एक दृष्टिकोण से जिस अनुपात उसका प्रति, अगर यूएनओ के दृष्टिकोण से देखा जाए, वहां की प्रति व्यक्ति आय जो है सकल राष्ट्रीय स्तर पे $12,235 है, लेकिन अपने आप को संक्रमणशील अर्थव्यवस्था में जोड़ जाता है। इसका वो फायदा उठाता है जो संयुक्त राष्ट्र के मंच पर। अब जानते हैं विशेषता के विषय में। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है, विकासशील देशों की विशेषता क्या होती है, निम्न स्तर पर प्रति व्यक्ति आय। क्या होता है, जो विकासशील वाले देश होते हैं, जैसे भारत है, भारत की अभी रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट के मुताबिक ये बोला गया कि जैसे कि जो श्रम मंत्रालय जो आय निर्धारण किया जाता है, जिसके माध्यम से हमारा जो आंकड़ा जो सांख्यिकी मंत्रालय के कार्यालय द्वारा, तो बताया जो हमारे निम्न स्तर पर प्रति व्यक्ति आय है, अभी हालिया 2021-22 के बजट में, उसके अनुसार 2021-22 के बजट के अनुसार कितना है, $1285। $1285 को हम इंडियन करेंसी तो बोलेंगे लगभग 93,000 के आसपास, समथिंग लगभग होगा 93,000 के लगभग। तो अभी सोचिए निम्न स्तर पर प्रति व्यक्ति आय है, हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ही बताइए विकसित देशों की जो है प्रति व्यक्ति आय है 52 लाख रुपए है। 52 लाख है, और यानी डॉलर में कन्वर्ट करेंगे लगभग $12,235, $35 लगभग इतना होगा, इतना है। अब आप सोचिए, अब भारत की स्थिति देखिए, अमेरिका और ब्राजील, अमेरिका और देखिए, और इनकी जर्मनी और फ्रांस और ब्रिटेन की स्थिति यहाँ पर, हम यहाँ पर हैं। सबसे बड़ी समस्या निम्न स्तर पर प्रति व्यक्ति आय है, और साथ ही साथ कृषि का निम्न स्तर का कृषि। आपको बता दें, जो हमारा कृषि बोला जाता है, कहा जाता है कृषि में हमारा जो योगदान है, कहा जाता है जो अर्थव्यवस्था में योगदान है 16.44% है। निम्न स्तर की कृषि 16.44%। यानी आपको बताएं कि हमारे जो भारत की कृषि है, कहा भी जाता है, ऐसे चीन के लोगों ने कभी कभी हमारे पर तंज भी कसा जाता था, भारतीय कृषि से अधिक उत्पादक भारतीय बिस्तर है। कहने का मतलब यह है कि भारत की जनसंख्या बढ़ रही, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। एक कथन तब कहा जाता था भारत संदर्भ में 60 के दशक में, अमेरिका जैसे देश हमारे भारत देश की मजाक उड़ाते थे, थू थू करते थे, क्योंकि अमेरिका से भारत अमेरिका के ऊपर आश्रित था खाद्यान्न के दृष्टिकोण से। लेकिन जब से हरित क्रांति आया 1966 में, तब से हमारा जो है, हम खुद ही सरप्लस में भी रखते हैं भविष्य के लिए, दूसरे देशों को मदद भी कर रहे हैं। लेकिन ये कथन तो मान लीजिए असत्य हो गया, लेकिन क्या वो धीरे धीरे हमारा जो स्वतंत्रता के समय जीडीपी में कृषि का योगदान 55% था, लेकिन धीरे धीरे घटते घटते 16.44% का हो गया। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है कि जो इस पे 16.44 है, 44, इस पे 10 करोड़ परिवार क्या करते हैं, फैमिली, 10 करोड़ फैमिली
इस पे आश्रित है। समस्या ये है 10 करोड़ मतलब समझ लीजिए कि 142 करोड़ जनसंख्या, लगभग आपका 45 करोड़ जनसंख्या, 45 करोड़ इस पे निम्न स्तर की कृषि करती है। समस्या तो निम्न स्तर में 45 करोड़ आपकी जो जनसंख्या है 16.44। आप सोचिए जीडीपी में कोई नहीं योगदान है प्राथमिक क्षेत्र का, लेकिन तभी ये कृषि कर रहे हैं, 45 में कर रहे हैं। इससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। इससे कोई वो उत्पादकता को बढ़ा भी नहीं दे रहे हैं। इनकी पूंजी, मानव पूंजी क्या है? वही परंपरागत कृषि कर रहे हैं। कौन सी ऐसी कृषि की पद्धति बना लिए है जिससे कि ये हो रहा है कि कोई इसमें जेनेटिक मॉडिफाइड कर दिए हैं? ऐसी कोई समस्या नहीं है। और साथ ही साथ एक विशेषता यह भी होती है कि बेरोजगारी, बेरोजगारी का स्तर, बेरोजगारी का निम्न होना। बेरोजगारी आप जानते होंगे, बेरोजगारी जो होते हैं, बेरोजगारी वो व्यक्ति होता है जो कुशल होते हुए उसको सारे उसके अंदर है क्षमताएं, लेकिन उसको रोजगार नहीं मिल रहा, प्रचलित आय पर भी नहीं मिल रहा, वो व्यक्ति बेरोजगार माना जाता है। बेरोजगारी निम्न होना क्या है? क्या होता है अपने यहाँ, हमारे यहाँ भारत में प्रचंड बेरोजगारी है। किसी क्षेत्र में जितने उत्पादक की आवश्यकता उससे ज्यादा कार्य लगे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं। अब आप ही सोचिए उत्पादकता में कि हमारा जो है क्या नाम है, जैसे कि कृषि में है, कृषि में किसी व्यक्ति के पास क्या है, 1 बीघा भूमि है। 1 बीघा भूमि है, उस भूमि पर अगर 2 लोगों को काम करना, वहां 10 लोग कर रहे हैं। 2 लोगों के उत्पादन करने से 10 कुंटल तब भी गेहूं पैदा हो रहा, 10 लोग जुटे हैं तो तब भी पैदा हो रहा। क्या फायदा है? प्रचंड बेरोजगारी है। क्या है? प्रचंड बेरोजगारी है। प्रचंड बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी दशा होती है जिसमें किसी जो होता है स्थान पर जो जितने मजदूरों की आवश्यकता होती है उसमें ज्यादा और ज्यादा मजदूर लगे। ये हमारे भारत की कृषि की सबसे दुर्बलता माना जाता है। हमारे भारतीय समाज जो है संयुक्त परिवार बोला जाता है। संयुक्त परिवार में दादा दादी नाना, जिस दादा दादी माता पिता उनके बेटे, क्या होता है अब वही कार्य उनके बच्चे हाथ बटा रहे हैं, वही उनके माता पिता उनके दादा दादी भी हाथ बटा रहे हैं। गेहूं के उत्पादन में या धान के उत्पादन में क्या हो रहा है, गेहूं को, अब आप बताइए एक उदाहरण समझते, मान लिए मुंगेरी लाल ने गांव में क्या किया, गेहूं बो दिया। और मुंगेरी लाल के पिता जो है उनके दादाजी भी खेती हाथ बटाने लगे। दादाजी जाके खेत में फरहुई उरई करने लगे और उनके बेटे भी जाकर उनके खेत में मेड़ डालने लगे। क्या फायदा है? इससे क्या हुआ? इस पे और मान लीजिए धान का फसल कटा, मान लीजिए पैदावारी हुई 12 कुंटल। अब आप सोचिए उनके दादाजी और उनके मुंगेरी लाल के बेटों को आप हटा दीजिए वहां से। अब मुंगेरी लाल ही अकेले चाहते कृषि, वो जो है 1-2 हेक्टेयर जमीन थी उसका अकेले ही देखभाल कर लेते, उतने लोगों को आवश्यकता नहीं थी। ऐसा होता है मुंगेरी लाल जो है, मुंगेरी लाल के जो बेटे हैं वो जाके शहर में प्रवास करके पैसा कमाते हैं, उससे ज्यादा आउटपुट मिलता। लेकिन ये एक समस्या है बेरोजगारी का। आपको बता दें एक आंकड़ा आया था सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, इस आंकड़े के अनुसार भारत में अगस्त के महीने बेरोजगारी 8% बढ़ गया था, जो पहले जून जुलाई महीने में 6.67% था। कितना बढ़ गया था बेरोजगारी? 8% हो गया था बढ़ करके, जो पहले जून जुलाई महीने के 6.67% था। इससे क्या हुआ? अब आप ही बताइए, इतना बढ़ा बेरोजगारी, इससे क्या घाटा हुआ? घाटा ये हुआ, सर्वप्रथम नंबर जो है 39 करोड़ लगभग बेरोजगार हो गए, बेरोजगार थे 39 करोड़। ये भी एक समस्या है, अपने आप में बनी भी है समस्या। और इसके अलावा यह भी देखने वाली बात है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बेरोजगारी वाला राज्य आपका हरियाणा राज्य है। सबसे बेरोजगारी वाला राज्य हरियाणा है। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर है। हरियाणा में बेरोजगारी की दर है, हरियाणा में बेरोजगारी की दर है 37.6%। और उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर है, उसके बाद आपका राजस्थान है। ये सब जो है राज्य है, यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। और आप सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़ है।
सबसे बेरोजगारी वाला कम देश वाला छत्तीसगढ़ है। अब ये सब है। अब चीजें देखते हैं कि आधारभूत ढांचे का अभाव। अब एक और विशेषता हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता और होती है, तीसरे नंबर आधारभूत ढांचे का अभाव। आधारभूत ढांचा, अब आप बताइए आधारभूत ढांचा क्या होता है। आधारभूत ढांचा ऐसा होता है किसी उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें जिन जिन मूलभूत की चीजों की आवश्यकता होती है उसे आधारभूत ढांचा कहते हैं। यानी कि क्या है, हमें क्या है जो हमें मूल उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उद्योग आधारभूत ढांचे का मतलब उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, और उसके अलावा हमें सड़कें चाहिए, और परिवहन व्यवस्था सुदृढ़ हो, और राजनीतिक स्थिरता हो, और साथ ही साथ मध्यस्थों का उन्मूलन हो। यानी आधारभूत ढांचे के पानी, बिजली, सड़कें आवश्यक मापदंड होते हैं। मान लीजिए आपको कोई व्यवसाय शुरू करना हुआ, मान लीजिए इसके लिए मूलभूत उद्योगों के लिए सब जरूरी होती है, पानी की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमें मशीनों को चलाना है, मशीनों के लिए हमें बिजली की आवश्यकता होगी। जो माल हम उत्पादित करेंगे, जो उत्पादित माल है, उत्पादित माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें सड़कें चाहिए। अगर सड़कें हमारी जो अगर सुदृढ़ नहीं रहेंगी, 12 मासी सड़कें, क्या होता है भारत में भी कुछ सड़कें ऐसी हैं जहां पर ट्रक धंस जाते हैं ले जाते समय माल, ये समस्या। परिवहन व्यवस्था सुदृढ़, परिवहन व्यवस्था मतलब कि मान लीजिए आपको कोयला ले जाना है, यहाँ से मान लीजिए सिक्किम ले जाना उत्तर प्रदेश से, क्या दिक्कत है। अब आप कैसे ले, तरह तरह की समस्या है। जैसे समस्या है बरसाती, अगर बरसात हो जाएंगे, हम सड़क जो वहाँ पगडंडी सड़क है गांव गांव में धंस जाएंगी जमीन में, ये समस्या है। और परिवहन व्यवस्था में जैसे होना चाहिए, जैसे किसी स्थान पर आप ऐसे ही हो, हम एयरक्राफ्ट सामान ले जा सके, कोयला ले जा सके, और साथ ही साथ जहाँ आवश्यकता पड़े जलयान से ले जा सके, वायुयान, जलयान, थल और सड़क, और इन सब का प्रयोग करके हम परिवहन व्यवस्था कर रहे हो। तब राजनीतिक स्थिरता, अगर किसी उद्योग को चलाना है राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य है। राजनीतिक स्थिरता क्या होता है, जैसे कोई सरकार गठबंधन में नहीं होगा, गठबंधन में सरकार आएगी, कोई नीतियां बनाएगी उद्योगों के हित के लिए, उसके बाद विपक्ष वाले बोलेंगे हमें नहीं पसंद आया भैया चलो हाथ खींच लेते हैं, उसने अपने खींच लिया, हाँ सरकार गिर गई। ये भी तो एक समस्या है जब से। लेकिन अगर गठबंधन सरकार रहती है तो कोई उद्योगों को दिशा मिलती है, आर्थिक समृद्धि भी बढ़ती है। मध्यस्थों का उन्मूलन, मध्यस्थों को उन्मूलन इसलिए, जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थ मतलब है जो बीच में आकर दाम को गिराते हैं उठाते हैं, इनका भी उन्मूलन होना अनिवार्य है। अब हम देखते हैं तकनीकी पिछड़ापन। तकनीकी पिछड़ापन, हम तकनीक रूप से बहुत पिछड़े हुए हैं। इसलिए पिछड़े हैं, हमें कोई भी चीज अगर उत्पादन करना हुआ तो उसमें हम तकनीक का उपयोग करते नहीं है। मान लीजिए हमें अभी वही पुराने का, वही हमें बिजली का उत्पादन करना हुआ, हम कोयले के उत्पादन से करते हैं, कोयले को बनाते हैं, जल से बनाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। वो भी कोयला हमारे यहाँ जो होता है उच्च गुणवत्ता वाला, हमें कोयले को आयात करना पड़ता है जापान वगैरह, क्योंकि हमारे यहाँ जो कोयला होता है ज़्यादा मात्रा में, जैसे कि कोयले के होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सब जो हमारे यहाँ बिटुमिनस की, ये सब एंथ्रासाइट की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है, इसलिए हमें उच्च गुणवत्ता कोयले को करना पड़ता है। और साथ ही तकनीकी पिछड़ापन इसलिए है क्योंकि समय के साथ अगर हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तो पर्यावरण प्रदूषण में योगदान देने लगेंगे, प्रदूषण करने लगेंगे। जैसे आप बताइए, मान लीजिए डीजल, जो पुराने डीजल इंजन है, अगर डीजल से गाड़ियाँ चल रही है, डीजल से कितना कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, इससे हमारे पर्यावरण को हानि हो रहा है, नहीं साथ ही साथ हमारा
ओजोन की जो परत है वो भी, उसकी लेयर भी पतली हो रही है, ये भी समस्या हो रहा है तकनीकी पिछड़ापन की वजह से। और इसके अलावा आप ये देखिए, अभी हम यहाँ अपने और तकनीकी पिछड़ापन में ये भी है, हम अगर कोई चीज करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी गांव का विद्युतीकरण ही नहीं हुआ है, जब विद्युतीकरण ही, और कहीं कहीं की जो दूर संचार के हैं क्षेत्र, जैसे इंटरनेट की भी पहुंच नहीं है, जैसे जो पहाड़ी इलाके पर्वतीय क्षेत्र हैं, और लेकिन इसके लिए प्रयास तो किया जा रहा है तकनीकी, और इसके अलावा तकनीक रूप से और हम सब पिछड़े हैं। जो हमारे फसल हैं, हमारे फसल जो हैं उसमें गुणवत्ता ह्रास होता जा रहा है, क्योंकि जो फसलों को अगर पौष्टिक युक्त से बनाना है तो उसमें जेनेटिक मॉडिफाइड करना पड़े, जीएम जिसे बोलते हैं, जीएम सरसों, लेकिन जीएम जैसे सरसों, बीटी कॉटन, बीटी बैगन, ये सब होती हैं। ये सब हमारी जो है तकनीकी पिछड़ापन के दर्शाती है। साथ ही हम मवेशियों को पालन करते हैं, उनको भी अनुकूल दशाएं नहीं देते हैं। अनुकूल दशाएं मतलब नहीं है कि जैसे उनको एसी, और साथ ही साथ उनको उत्तम चारा की व्यवस्था करना। और हम क्या करते हैं, तक पशुओं को, मवेशी पशु दूध उताने ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दे देकर दूध उतार लेते हैं, भी एक तकनीकी पिछड़ापन का ही वजह है। और साथ ही साथ कौशल का अभाव है। कौशल इसलिए वह हमारे यहाँ अनस्किल्ड पर्सन बहुत ज्यादा है। और इसके अलावा हम देखते हैं तकनीकी पिछड़ापन के अलावा एक विशेषता जो है मानव पूंजी का अभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो है मानव पूंजी का अभाव। मानव पूंजी जानते हैं, मानव पूंजी देखिए, जो भारत में राज रहता है, इसलिए अपना भारत पितृत्मक समाज, जो लड़का होता है पिता को लगता है कि हमारे बुढ़ापे को लाठी बनेगा, इसके लिए क्या करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ बेटों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बेटियों को कम दिया जाता है। लेकिन क्या होता है, मानव पूंजी एक हमें ऐसा होता है कि ऐसा मानव हो जो अपने आप को उन्नत रूप में परिवर्तित कर सके, यानी प्रौद्योगिकी के मांग के अनुसार परिवर्तित, यानी स्किल हो। स्किल मतलब कि ऐसा व्यक्ति हो जो स्किल काम करे, इसके संबंधित, जैसे कि कोई इनोवेशन से रिलेटेड साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट ना हो, मान लीजिए कोई लेखक हो, लेखक ना हो, लेखक भी होना चाहिए। और मानव पूंजी से ये है, क्या हो मानव पूंजी से, साइंटिस्ट, राइटर, और हमारे यहाँ फिलोसफर, और उसके बाद इंडस्ट्री, उद्योगपति, फिलोसफर के बाद हमारे पास होना चाहिए, क्या नाम है, साइंटिस्ट, राइटर, फिलोसफर, और कानूनी सलाहकार, कानून के विशेषज्ञ। और उत्तम व्यक्ति होना चाहिए, नीति बनाने वाला, यानी नीति बनाने वाला जो व्यक्ति होना चाहिए, किसी कार्य क्षेत्र में दक्ष होना चाहिए। ये मानव पूंजी को इंगित करता है। फिर आस पर आप देखेंगे मानव पूंजी जो होता है उसको हम, इसके जैसे प्रधानमंत्री ने कौशल विकास योजना चलाया था, इसके माध्यम से जो हमारे यहाँ अशिक्षित हैं, जो पढ़े तो हैं हाई स्कूल इंटर तक लेकिन अनस्किल है, उनको कोई अगर रोजगार में अपना कोई योगदान नहीं दे पा रहे हैं। वो पढ़ाई एजुकेशन की, लेकिन वोकेशनल कोर्स नहीं की। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या किया, स्किल इंडिया के तहत, कौशल विकास के तहत उनको जो है जूता सिलना, सिलाई मशीन सिखाना, और जो इलेक्ट्रॉनिक जो चाहिए उसको इलेक्ट्रॉनिक वाला काम सिखाना, और जैसे जो फिटर, और साथ ही जो आज कंप्यूटर एंड साइंस में दक्ष है, ये सब कार्य उसको सिखाया जा रहा है स्किल इंडिया के तहत। मानव पूंजी तब हमारी अच्छी मानी जाएगी जब उत्पादन के प्रति इकाई पर, उत्पादन के प्रति इकाई पर लगने वाला पूंजी कम हो, लगने वाला पूंजी कम हो। जैसे मान लीजिए चीन है, वो चीन नहीं, मान लीजिए हमारा है संयुक्त राज्य अमेरिका है, देश है, उसने क्या किया, चीनी का उत्पादन किया। अब क्या हुआ, चीनी उत्पादन किया 10 किलो, और कितना रुपए लागत आई, 8 रुपए।
वहीं भारत ने उत्पादन किया 10 केजी और भारत का लागत आ गया 15 रुपए। बताइए कौन सा देश आगे है उन्नत हमसे? संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसलिए उत्पादन के प्रति इकाई पर इसकी टेक्नोलॉजी इतनी दक्ष है, इसकी कम लग रहा है टेक्नोलॉजी 8 रुपए लग रहा है, लेकिन हमें 10 केजी पर 15 रुपए 7 रुपए में ज्यादा लगाना पड़ रहा है भारत को। ये सब समस्याएं हैं। और साथ ही साथ अभी यूएनडीपी की एक रिपोर्ट आई थी, मानव पूंजी, जिसे यूएनडीपी निकालता है मानव पूंजी सूचकांक, उसमें 191 कंट्री में भारत का स्थान 132वां स्थान है। अब सोचिए हमारे यहाँ खास क्या है मानव पूंजी? कुछ नहीं है। हमारे विश्व पटल पे थू थू हो रही है। अब सोचिए 191 कंट्री में 132वां स्थान है, यानी मानव पूंजी की दृष्टिकोण से हम कोई योगदान ही नहीं दे अपने, हम लोगों को स्किल भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर जब स्किल ही नहीं कर पाएंगे तो क्या ही फायदा है ऐसे अर्थव्यवस्था में, जब लोगों को रोजगार ही न मिले। तो नाम का आर्थिक समृद्धि चाहिए। आर्थिक समृद्धि क्या करेंगे नाम का? हमें अब कहते हैं क्या होती है सरकार, भाई बढ़ रही है जीडीपी 8% की दर से, बहुत अच्छी। भाई रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है लोगों को? सब तो इन्फॉर्मल सेक्टर में भरे हुए हैं। ये सब समस्याएं हैं ना। तो इवन 132वां स्थान है, सच्चाई है। और एक चीज और है, हमारा अर्थव्यवस्था में द्वैतवाद। क्या नाम है? एक समस्या ये भी है, विकासशील देशों में क्या होता है, हटने वाला अर्थव्यवस्था में द्वैतवाद। अर्थव्यवस्था में द्वैतवाद सोच रहे हो? कई अर्थव्यवस्था होती है। विकास के क्रम में क्या होता है, वो पहले विकास के क्रम होता है कि पहले प्राइमरी सेक्टर जाते हैं, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्शियरी। लेकिन हमारा भारत देश है तो छलांग मार दिए, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट किसमें चला गया? टर्शियरी में। ऐसे जंप लगाया, पहुंच गया टर्शियरी में। सेकेंडरी सेक्टर रह गए। सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर होता है। ये भी एक समस्या है। ये तो है ही, हताई आती है ऐसे देख कर चीजें। देख रहे हो डायरेक्ट आ गए इसमें, कहते हैं भैया सेवा क्षेत्र में हम 53.66% का योगदान दे रहे हैं जीडीपी में, इसका बहुत ज्यादा योगदान है। अरे ऐसे क्या करेंगे भैया? इसमें हमें विकास करना है। इसमें लोग आएंगे, रोजगार जूता सिलने वाले और कपड़ा सिलाई वाले रोजगार इसमें जाएंगे, सेकेंडरी में जाएंगे कपड़ा सिलने वाले, ना कि इसमें प्रोफेशनल बैठेंगे, कि गिने चुने लोग बैठेंगे। इसका क्या करेंगे 53% लेके? हमें अर्थव्यवस्था में द्वैतवाद नहीं चाहिए। हमें चाहिए कोई भी विकास देश होता है, कोई भी उसकी एक होता है द्विपक्षीय प्रणाली पाई जाती है। कोई अमेरिका हुआ, अमेरिका कैसे विकसित हुआ? प्राइमरी में गया, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी में गया। लेकिन हमारा भारत टर्शरी में आ गया। लो भाई 39-40 करोड़ पे विरासत ले लो रोज बेरोजगारी का। यही सब समस्याएं हैं, बेरोजगारी, सब बेरोजगारी। और साथ ही साथ हमें भी नहीं प्रोत्साहित, हम अपने आप में खुश भी हो रहे हैं, अपने मुंह में मिट्ठू कर रहे हैं। भाई हम कहते हैं हमारा सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा है, हमारे यहाँ इतनी कंपनी आ रही। अरे खाक क्या करेंगे आप बताइए? इस पे अगर हम 10 लोग रोजगार पाए हैं, लेकिन तुम्हारी इसकी वजह से कितने लोग छूट गए? 40 करोड़ लोग बेरोजगार रह गए। हमें इस पे काम करना है, किस पे काम करना है? हमें इस पे काम करना है। हमारा सेकेंडरी सेक्टर विकसित होना है। इसलिए हालिया जो है संपर्क सरकार है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, यानी मोदी के नेतृत्व में, उन्होंने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग की दृष्टि में बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या बढ़ रहा है? कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने ये सब क्या नाम है, मेगा फूड पार्क को बढ़ावा दे रहे हैं। और साथ ही साथ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, एफपीआई है, उसको दे रहे हैं, खाद्य विनिर्माण उद्योग को। लेकिन ये सब चीजें तो है ही, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। जब चीजें अगर स्थिरता के साथ इसमें है, द्वैतवाद समस्या है, तो इस सब का क्या फायदा है? अब आप ही बताइए, कोई व्यक्ति हो, हम तो कहते हैं हमारा भारत देश सोने की चिड़िया वाला देश है, मीठा मीठा बोल देते हैं सोने चिड़िया, लेकिन विश्व वाले जानते हैं कौन सी सोने चिड़िया? यहाँ गरीबी इतनी है, जहाँ 2 वक्त खाना नहीं नसीब होता है, वहाँ 2 वक्त खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ हम टर्शियरी, इसी में हम खुश रहते हैं। 53 पॉइंट योगदान जीडीपी में कृषि का घट रहा है, लेकिन हमारा सजग कृषि भी आश्रित है। किसी अर्थव्यवस्था की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास में तभी परिवर्तित होती है जब वह प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में जाए,
ना कि टर्शियरी सेक्टर में चली जाए। टर्शियरी सेक्टर में आएंगे तो परिणाम ऐसा ही होगा, रोजगार। अब आप बताइए, टर्शियरी सेक्टर सेवा वाला क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में कौन, आईटी क्षेत्र में कौन जाता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति जाता है ना कि कोई गरीब व्यक्ति जो जूता सिलने वाला है उसको कौन काम मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अब क्या होगा, जूता सिलने वाला क्या करेगा? उसमें कंप्यूटर डिजाइन करेगा, कोडिंग करेगा। इसमें कौन जाएगा? इसमें जाएंगे भैया कोडिंग वाले, जो ग्राफिक डिजाइनर, ये सब चीजें होते हैं, इसमें जाते हैं। इसमें रहते हैं एजुकेटर, और जैसे बोलते हैं कि हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। भैया तुम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म कितने हमारे यहाँ लिटरेसी रेट है जो ई लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं? और एक हमारी विकासशील अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह भी होती है, सबसे जो प्रमुख बोली जाती है यहाँ व्यवस्था है, यहाँ पर जो धार्मिक कट्टरता होती है, धार्मिक कट्टरता का स्तर बहुत, धार्मिक कट्टरता का स्तर उच्च होता है। क्या होता है, देखिए धर्म क्या होता है? धर्म वही जो मानव समाज के लिए कल्याणकारी हो, मानव समाज के लिए जो हित में, वो धर्म है। धार्मिक कट्टरता क्या है? तुम भैया प्रेम कर लिए किसी मुसलमान लड़की से, लव जिहाद हो गया। ये भैया मानव दृष्टिकोण से सोचो, तुम इसकी बात कर रहे हो। जैसे कभी आप देखें श्रद्धा वालकर वाला मामला, श्रद्धा वालकर जैसे कि कई सरकारें होती है अपनी इस पे रोटियां सेकती हैं, जिहाद का मामला फैला दिए, अब हिंदू धर्म खतरे में आ गए, हिंदू धर्म बेटी अब सुरक्षित नहीं है। क्या वो धार्मिक कट्टरता? भाई लड़की श्रद्धा वालकर के साथ एक हुआ, ये मनुष्य पूरी इंसानियत को शर्मसार करता है। अब आफ्ताब जो है एक मुस्लिम व्यक्ति है, उसको और पूरे मुस्लिम समुदाय को पूरा इंगित किया जा रहा है। ऐसे नहीं, मुस्लिम समुदाय में अच्छे व्यक्ति होते हैं, ये मुस्लिम नहीं, व्यक्ति विशेष की गुणवत्ता में देखिए। व्यक्ति विशेष मतलब कि व्यक्ति इंसानियत को कद्र करना चाहिए। देखो मानव ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आफ्ताब ने गलत किया उसको फांसी मिलनी चाहिए, हम इसके नहीं है फांसी। लेकिन ये कहो कि उसके धर्म के आड़ में, अभी आप ही सोचिए निर्भया गैंग रेप हुआ, उसको हिंदू लोग किए, अब क्या हिंदू जिहाद हो गया? हिंदू जिहाद हो गया क्योंकि वो हिंदू थे, इसमें कोई जिहाद नहीं हुआ। निर्भया गैंग रेप जो हुआ था वो अपने सबसे जघन्य अपराध माना जाता है। धार्मिक कट्टरता का स्तर ऐसा है, लोग क्या करेंगे, धार्मिक कट्टरता में खतरा है। पंचर देहाज, कोई मुस्लिम व्यक्ति पंचर बना रहा है, पंचर का जान उसने पंचर उसके बाद बनाया, सही ढंग से नहीं बनाया, पंचर हिंदू वाला कोई व्यक्ति ले गया, उसका साइकिल टायर तुरंत फट गया, फिर से ट्यूब, बोले भैया पंचर देहात हो गया, पंचर साइकिल टूट फट गया, हमारा ट्यूब ही सही नहीं। ये सब समस्याएं हैं धार्मिक कट्टरता में। और साथ ही साथ में सांप्रदायिकता है बहुत ज्यादा स्तर में। सांप्रदायिकता का इतना स्तर हो गया, लोग एक दूसरे को खून के प्यासे, एक दूसरे के कब पाए किसको पी ले जाए कूट कूट के। ये कूटना जानते हैं, उखली में डाल के मूसर डाल के कूट डालें, ऐसी स्थितियां क्यों है? क्योंकि ये सब स्थितियां अनुकूल प्रतिकूल वातावरण पैदा किया जाता है। ये सब सारी समस्याएं, मानव ही सबसे धर्म है। मानव ही देखिए, मनुष्य देखिए, मानुष बड़ा कोई नहीं धर्म। अगर धर्म में टकराहट हो तो मानव को वरीयता देना चाहिए। एक बहुत प्रसिद्ध हमारे प्रिय हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, पश्चिम के बहुत बड़े विचारक थे, उनका नाम है माघ। माघ जानते हैं ऐसे व्यक्ति, वो किस लिए मर गए? आप सुनेंगे आपके आंख में आंसू आ जाएगा। वो ऐसे मर गए, उनके पास दान करने के लिए कुछ नहीं था। क्या बताते हैं, माघ थे, पश्चिम देश के थे, उनके विषय में हम पढ़े भी है, कहा भी जाता है माघ जो थे उनके पास अथाह संपत्ति, अपनी संपत्ति जितना कमाते थे दान कर देते थे गरीबों में। वो किसी गरीब व्यक्ति अगर देख लेते थे जो जिनके अधनंगा हो शरीर, जो कपड़े फटे पुराने मैले पहने हुए हैं, जिनके एक पैर में स्लीपर तो एक पैर में नहीं है, वो सब देख कर हृदय उनका द्रवित हो जाता था। उनका हृदय रोज रोने लगते थे वो दिल से। वो अपनी पत्नी की पूरे जो श्रृंगार पटार के सामान है, पूरे जो 16 श्रृंगार के सामान उसने बेच दिया, बेचने के बाद पूरा दान कर दिए गरीबों में। और माघ जानते हैं गरीब करके इतने भिखारी हो गए, यूरोप के सड़कों पर टहलने लगे। टहलते टहलते जब वो टहल रहे थे, टहलते टहलते जब उसके बाद उनके पास कुछ नहीं बचा, उनके जानते किस लिए मृत्यु हो गई? एक व्यक्ति गरीब जा रहा था, उसको देखकर उनको हार्ट अटैक आ गया। अब सोचिए, इस तरह की उनके अंदर दया की भावना थी। ऐसे व्यक्ति होना चाहिए हमारे समाज को, ऐसे ही व्यक्ति चाहिए जो मानव को हित में समझे। जैसे वॉरेन बफेट हैं, बिल गेट्स हैं, मिलिंडा फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारे गरीब विश्व की गरीब कंट्रियां हैं जैसे साउथ अफ्रीका है, उनकी मदद कर रहे हैं। न कि हमें ऐसा चाहिए जो
फुसला के हमसे काम करवा लें, उसके बाद फिर हमें रोजगार न दें, ये कोई बात है? हमें देखिए हमारी जो है सबसे प्रेम पूर्वक रहे। देखिए रामायण में, रामचरितमानस में राम भगवान के बहुत अच्छा संवाद है। राम भगवान कहते भी हैं ऋषि राम भगवान कहते हैं किसी व्यक्ति के पास अगर कुछ न देने के लिए हो तो क्या दे सकता है? तो ऋषि बोलते हैं, कोई प्रसिद्ध ऋषि रहते, ऋषि बोलते हैं हे राम, अगर तुम्हारे पास कुछ देने के लिए नहीं है, तुम 2 मीठे शब्द, एक प्यार भरी मुस्कान दे दो, इसका मूल्य तो धन से बढ़कर है। आप सोचिए रामायण में कितनी आदर्श की बातें कही गई हैं। और लेकिन यहाँ पर धार्मिक, यहाँ जिहाद पंचर हो रहा है, यहाँ पंचर जिहाद, कोई ट्रक चालक है। अब आप सोचिए कोई ट्रक वाला मुस्लिम व्यक्ति अगर किसी हिंदू को दबा दिए, कहीं ट्रक जिहाद हो गया। कोई गाड़ी वाला जला दिया, गाड़ी वाला दबा, टेम्पू दबा दिया। मुस्लिम अगर व्यक्ति कोई ई रिक्शा चला रहा है, किसी हिंदू व्यक्ति दबा दिया, कहेंगे ई रिक्शा जिहाद हो गया। अरे भैया क्या मतलब? अरे इंसान है, कांड कर्म किया है, उसको सजा मिलनी चाहिए। अब इसमें उसको क्या लाना है? धर्म क्या लाना है? व्यक्ति है, उसको सजा दो। इसलिए, और साथ ही साथ स्त्रियों की दशा दयनीय स्थिति में होती है। क्या होता है स्त्रियों की दशा? क्या होता है हमारे यहाँ स्त्रियां जो होती क्या मानी जाती हैं? तुम भैया हो गए चौका बिल ना करो। अरे हमें बाहर जाना है, बाहर कहाँ जाओगे? तुम नाक कटाओगे, तुम कोई काम थोड़ा कर पाओगे। तुम यही रहो चुप मार के घूंघट में रहो, यही तुम करो, रोटी बनाओ, खाना बनाओ, तुम्हारा यही काम है, और बच्चा पैदा करो, यहीं तक सीमित कर दिया गया है। अरे भैया स्त्रियां किस क्षेत्र में आगे हैं पुरुषों से? किस काम में आगे नहीं है? हर एक काम में स्त्रियों के बराबर ही है। आप ये सोचिए हमारे पुरुष ऐसे हंसाई आती है, पुरुष लोग क्या करते हैं, अपनी गुस्साएंगे, झगड़ा करेंगे, स्त्रियों को मारेंगे, पीटेंगे, अपनी दिखाते हैं। और लेकिन गिने चुने शहरों में क्या होता है? शहरों में तो एक नया अभी कुछ हालिया में पिछले विगत वर्षों में पुरुष आयोग बनने की मांग हुई थी। क्या हुआ था? कई महिलाएं होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दुरुपयोग करती हैं, जो पढ़ी लिखी होती हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्ट 2005 का, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का दुरुपयोग करते। क्या होता है? घरेलू हिंसा अधिनियम में लिख गया है शारीरिक, जैसे उसमें जो अपराध किया, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक। शारीरिक में क्या होता है? कोई पुरुष अपनी पत्नी को लाश से मारता है, दांत से काटता है, तो अपराध माना जाना है। क्या करती हैं वहां शहरों में? क्या होती है, जो स्त्रियां होती हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बड़ा दुरुपयोग करती हैं। क्या करती हैं? पुरुष को अपने पति ब्लैकमेल करने के, अपने मुंह से दांत काट लिए, दांत काट के पहुंच गई जहां पुलिस चौकी, बोली कि देखो हमारे पति ने हमें दांत काट लिया है, दांतें काट लिया है। भाई पुलिस को बंद कर दिया जाता था। जब ऐसे कई केस आने लगे, फॉरेंसिक लैब टेस्ट हुआ, फॉरेंसिक लैब टेस्ट में पता लगा उन्हीं के दांत हैं। ये भी है ना स्त्री। देखिए हम नहीं कह रहे, 1-2 स्त्रियां हैं जिनकी स्थिति सही होने के बावजूद वो दुरुपयोग कर रही है अपने अधिकारों का, लेकिन कुछ स्त्रियों की दशा जो हमारे ग्रामीण में है उनको पता ही नहीं है। वो उनके अधिकार के मतलब कुछ नहीं, उनका कोई भी निर्णय में कोई योगदान नहीं होता है। मुख्य निर्णय में वहां हमारे यहाँ क्या होता है, पिता ही लेते हैं। पिता, स्त्री नहीं, तुम घर के अंदर हो, तुम क्या जानो? तुम कोई चीज थोड़ा जानोगी। बाहर हम जाते हैं, हम जानेंगे, तुम हमसे ज्यादा जानोगी। ये सब भावना रहती है। चलिए ठीक है, इसी के साथ वाणी अपने विराम दें। धन्यवाद।